आपके अपने चैनल SR सक्सेस टू वर्ड्स में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 उपसर्ग संयोजन यौगिक। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग संयोजन यौगिकों के IUPAC के नामकरण को जानने के लिए इसमें हमको लिगेंड की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम लिगेंड के नाम और केंद्रीय धातु आयनों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उपसर्ग संयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण में लिगेंड की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा कि हम लिगेंड जानते हैं कि कोई परमाणु, आयन या अणु जो केंद्रीय धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दे करके उपसर्ग संयोजक बंध का निर्माण करता है, लिगेंड कहलाता है। हमने पिछली कक्षा में केंद्रीय धातु, लिगेंड, उपसर्ग संयोजन संख्या आदि शब्दों के बारे में समझे थे। तो आज हम लिगेंड का नाम किस प्रकार से लिखा जाता है इसको हम समझेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि लिगेंड 3 टाइप के होते हैं, ऋणात्मक लिगेंड, उदासीन लिगेंड और धनात्मक लिगेंड। तो इन लिगेंड के नाम किस प्रकार से लिखे जाएंगे आइए हम समझते हैं। फर्स्ट है ऋणात्मक लिगेंड का नाम। तो सामान्य रूप से यदि हमको ऋणायन के नाम के अंत में, ऋणायन यानी कि जैसे हम देखते हैं Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इस प्रकार से जो ऋणायनित होते हैं तो इसमें हम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जैसे सल्फेट, इस तरीके के हम शब्द लगाते हैं। तो इसके अंत में जैसे आइड, एट, आइट, ये ऐसे शब्द आते हैं। तो उसमें से हमको, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं तो IDE, ITE और ATE शब्द आता है, तो उसमें से E शब्द को हटा करके हमें O शब्द जोड़ना है, जिससे वो आइडो, आइटो या एटो से उसको नामित किया जा सकता है। जो ऋणावेशित हैलोजन लिगेंड होते हैं इनके अंत में O के स्थान पर ईडो शब्द को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमको अंत में जो भी ऋणायन होंगे उनके अंत में O शब्द लगा करके अंत में आइडो, आइटो, एटो इस तरीके से नामित करना है। और जो हैलोजन लिगेंड होंगे उसमें ईडो शब्द लगा करके जोड़ना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमको ऋणात्मक लिगेंड, उदासीन लिगेंड और धनात्मक लिगेंड के नाम प्रदर्शित हैं, तो हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो जो ऋणात्मक लिगेंड का नाम, तो इन लिगेंड के नाम को हमको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उपसर्ग संयोजी यौगिकों के IUPAC नामकरण में ये सहायक होते हैं। तो जैसे हम S2-N, तो यहाँ पर इसे सल्फाइड कहते हैं। तो अभी आपको बताया कि इसमें आइडो करके लगाना है, तो यहाँ पर लास्ट में ओश आना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सल्फाइडो, या इसको थायो कहा जाता है। इसी प्रकार से CH3COO- को एसीटेट कहते हैं। तो यहाँ पर लिगेंड के रूप में एसीटेटो। जो F- आयन होता है इसको हम सामान्य फ्लोराइड कहते हैं, लेकिन लिगेंड में इसे फ्लोरो, इसका नया नाम है फ्लोरिडो। Cl- आयन क्लोरो, इसे हम क्लोराइड कहते हैं, तो लिगेंड में क्लोरो, नया नाम है इसका क्लोरिडो। Br- आयन ब्रोमो, नया नाम है ब्रोमिडो। इस प्रकार से आगे हम देखते हैं I- आयन आयोडो, नया नाम है आयोडीडो। NH2- आयन इमिडो। SO3 आयन सल्फाइटो। SO4 आयन सल्फेटो। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, SO3 और SO4 अलग अलग है। SO3 को सल्फाइटो कहा जाता है और SO4 को सल्फेटो कहा जाता है। NO3- नाइट्रेटो और NO2- नाइट्रो, यहाँ पर भी ये कंफ्यूज नहीं होना है, NO3- को नाइट्रेटो और NO2- को नाइट्रो। NaOH-
को हाइड्रोक्सिल एमिडो कहा जाता है, H माइनस हाइड्राइडो, N3 एजिडो, OH माइनस हाइड्रोक्सो, HS माइनस मरकैप्टो, O2 माइनस ऑक्सो, CN माइनस साइनो, O2 माइनस परऑक्सो। तो इस तरीके से ये ऋणात्मक लिगेंड के उदाहरण हैं। इस प्रकार से जो ये ऋणात्मक लिगेंड के नाम हैं, इसमें ऐसा परिवर्तन किया जाता है कि जो शब्द होते हैं उसके अंत में वर्णमाला का अक्षर ओ रहता है। आप सभी में देख रहे हैं, सभी में अंत में ओ लगा है, जैसे सल्फाइडो, एसिटेटो, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इमिडो, सल्फाइटो, सल्फेटो, तो सभी में ओ शब्द अंत में लगा रहता है। सेकंड, उदासीन लिगेंड का नाम। तो उदासीन लिगेंड को नामित करने के लिए उसके नाम के अंत में किसी विशेष अक्षर का होना आवश्यक नहीं होता है। यानी जैसे हमने कहा अभी यहाँ पर ऋणात्मक लिगेंड में जो शब्द होंगे उसके अंत में वर्णमाला का विशेष अक्षर ओ रहना चाहिए। तो यहाँ पर वैसा नहीं होता है। जो उदासीन लिगेंड है इसको सामान्य नामित किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर हम NH3 को अमोनिया के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर लिगेंड में इसको एमीन, और जो H2O होता है इसको हम जल, पानी के नाम से जानते हैं, तो इसको एक्वा। इसी प्रकार से जो है जो CO इसे कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, ऐसा उदासीन लिगेंड का नामित किया जाता है। और जो कार्बनिक लिगेंड होते हैं उनको सामान्य नाम से ही, जैसे फेनिल, मेथिल, एथिलीन, डाइएमीन, पिरिडीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, इस तरीके से इसको प्रदर्शित किया जाता है। हमको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जैसे कुछ लिगेंड के नाम है, जैसे एथिलीन डाइएमीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में EN, पिरिडीन तो इसको PY, इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। जब नामकरण जो सूत्र होता है उसमें एथिलीन डाइएमीन पूरा ना लिख करके उसमें EN लगाया जाता है। पिरिडीन है तो वहां पर पिरिडीन ना लिख करके उसमें PY लिखा जाता है। तो हमको यह ध्यान रखना है कि यह PY जो है पिरिडीन के लिए लिखा जाता है, एथिलीन डाइएमीन के लिए EN लिखा जाता है। इस प्रकार से हमको इसे ध्यान रखना है। थर्ड, धनात्मक लिगेंड का नाम। तो धनात्मक लिगेंड के नाम में यहाँ पर अंत में सफिक्स लगाया जाता है EM, IUM इंग्लिश में लिखेंगे या फिर हम हिंदी में लिखेंगे तो EM शब्द लगाया जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं NH2 NH3+ जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसका नाम हाइड्रोजीनियम, NO+ आयन नाइट्रोसिलियम, NO2+ आयन नाइट्रोनियम, इस प्रकार से धनात्मक लिगेंड को नामित किया जाता है। यहाँ पर हम ऋणात्मक लिगेंड, उदासीन लिगेंड और धनात्मक लिगेंड को किस प्रकार से नामित करते हैं इसे समझे। आगे हम समझते हैं केंद्रीय धातु आयनों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। तो जब हम उपसहसंयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण सीखेंगे तो वहां पर हमें केंद्रीय धातु आयनों की ऑक्सीकरण संख्या की आवश्यकता पड़ती है। तो IUPAC नामकरण करते समय केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन के ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करना हमें आना चाहिए। तो हम इसी को सीखेंगे। तो जैसे हमको उदाहरण प्रदर्शित है, आपको मैं 2 उदाहरण बता रही हूं और इससे आप इसकी सहायता से ही जो अन्य उपसहसंयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट उदाहरण हम देख रहे हैं K3FeCN6। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु आयरन है, ये हमको इस सूत्र से पता चल रहा है। तो इस केंद्रीय धातु परमाणु का हमको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर K3 यानी कि जो पोटेशियम है, हमें पता है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, और जो CN है ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। मतलब इस पर जो आवेश होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो यहाँ पर K+ लिखते हैं तो 1+ होता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। CN- होता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो यहाँ पर हमको आयरन की केंद्रीय धातु आयन की
ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम इस सूत्र के अनुसार इस मान को रख देते हैं। जैसे यहाँ पर K3 है तो 3 लिख करके हम +1 इसकी मान रख देंगे और फिर इनको आपस में जोड़ना रहता है, तो हम यहाँ पर ये प्लस कर देंगे। आयरन की ऑक्सीकरण संख्या हमको ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर X रख देंगे और प्लस करके यहाँ पर जो साइनो लिगेंड है इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 है, तो यहाँ पर 6 लिखा है, तो 6 से इसको -1 को इंटू करेंगे और इस पूरे समीकरण को 0 के इक्वल करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलता है x = +3, यानी कि जो आयरन है K3FeCN6 में केंद्रीय धातु आयन आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होगी। तो हम +3 को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, लेकिन जब हम उपसंयोजी यौगिकों का नामकरण लिखेंगे तो उसमें ऑक्सीकरण संख्या को रोमन संख्या में लिखते हैं। सेकंड उदाहरण को समझते हैं। जैसा कि हमको यहाँ पर उपसंयोजी यौगिक दिया हुआ है क्रोमियम C2O4 थ्राइस और पूरे ब्रैकेट के ऊपर 3- आयन। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि जो क्रोमियम है ये केंद्रीय धातु आयन है और C2O4 ये ऑक्सीलेटो लिगेंड है जो कि द्विसंयोजी ऋणायन होता है। तो यहाँ पर हमको क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, तो हम इसको X मान लेते हैं और जो ऑक्सीलेटो आयन है क्योंकि ये द्विसंयोजी ऋणायन है यानी कि इसमें ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी। अब इस सूत्र के अनुसार हम यहाँ पर मान को रख देते हैं, तो क्रोमियम के लिए X लेंगे प्लस यहाँ पर ऑक्सीलेटो आयन 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 3 लिख करके -2 से इंटू करेंगे इक्वल टू करके। अब यहाँ पर हम 0 के इक्वल नहीं करेंगे, यहाँ पर 3- आयन है तो यहाँ पर -3 आयन लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलता है x = +3। यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होगी, तो इसको हम इस प्रकार से क्रोमियम 3+ आयन। और जब हम उपसंयोजी यौगिक में जब हम IUPAC नामकरण करते हैं तो यहाँ पर रोमन संख्या में 3 छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने उपसंयोजी यौगिकों के नामकरण में सहायक लिगेंड को किस प्रकार से नामित किया जाता है और केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, इसको हमने समझे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम उपसंयोजन यौगिक के नामकरण को समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।